18वीं तरमीम हुकूमत इस वक्त इस पर दोबारा से इंदिया दिया गया, अगरचे जब से हुकूमत आई है वो इस पर बात कर रही है, लेकिन एक ऐसे वक्त में कि जब हम आहंगी की ज़रूरत है, अपोजिशन हुकूमत को एक होकर चलने की ज़रूरत है, तो एक जो तनकीद हुकूमत पर हो रही है और वो अपोजिशन ही की जानिब से हो रही है कि आप ऐसे मौके पर कौम को तकसीम क्यों कर रहे हैं और ऐसे मौके पर आप ये 18वीं तरमीम का जिक्र क्यों छेड़ रहे हैं। और दूसरा सवाल ये कि हुकूमत चाहती क्यों है, आपके ख्याल में क्या वजह है कि हुकूमत इस पर बात करना चाहती है और इस मौके पर क्यों रियलाइज़ हुआ है उसको कि इसमें तमाम शिकें जो हैं वो दुरुस्त नहीं है, कुछ चीज़ों में तब्दीली होनी चाहिए। जिस दिन 8वीं तरमीम खत्म हुई थी तो नवाब अकबर बुगटी जब वोट दे के वापस आए तो कोयटा में उनके पास बैठे हुए थे, तो मैंने कहा आपने तो बड़ा कमाल कर दिया, आपने आमरीत की एक तरमीम जो ख़त्म कर दी। उसने कहा एक सेफ्टी वॉल्व था जो निकाल दिया गया है, अब इस मुल्क के अंदर जब भी कोई तब्दीली आएगी तो वो 2 ट्रकों और एक जीप के साथ आएगी, और वही हुआ। फिर 99 के अंदर मुशर्रफ आ गया और उन्होंने पलट कर रख दिया और पाकिस्तान की सियासी जमातों ने मुशर्रफ का साथ दिया। ये बड़ी तल्ख हकीकत है, इससे पहले भी साथ दिया, बाद में भी साथ दिया, और जिस तरह से पाकिस्तान की पूरी सियासी एलीट साथ देती है ये बहुत बड़ी तल्ख हकीकत है। बुनियादी तौर पर होता ये रहा है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान के आइन में जितनी भी तरमीमें हुई हैं वो सारी की सारी पाकिस्तान का मफाद देख के नहीं हुई। पाकिस्तान के आइन में सबसे पहली तरमीम जो थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुद अपने आइन में 4 दिन के बाद की थी, और वो सेकंड अमेंडमेंट थी, और जिसके अमेंडमेंट के तहत उसने जजों के इख्तियारात को महदूद कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो आगे बढ़ सके। ठीक, चौथी तरमीम जो है वो एक वाहिद तरमीम है जो कि भुट्टो साहब ने की थी, और वो थी कादियानियों के लिए, और वो कादियानियों को क्लियर करा देने के उसके कौम का प्रेशर बिल्ट हुआ तब हुई थी। उसके बाद जितनी भी तरह ज़ियाउल हक ने की या बाकी, इन सब के ऊपर मोहरे तस्दीक सब्त होती रही है पाकिस्तान की नेशनल असेंबलियों की। अगर कोई शख्स ये कहता है कि आमर एक जो है एक तरमीम करके चला गया, तो उसके बाद जो 400 बुद्धू बैठे हुए थे क्या उन्होंने उन पर दस्तखत नहीं किए? अगर एक ज़ियाउल हक, एक मुशर्रफ या कोई और ये तंजीम करता है और वो वाजिबुल सज़ा है, वो वाजिबुल कत्ल है, तो फिर वो सारे लोग जिन्होंने उनको एंडोर्स किया, जिन्होंने उनको इंडेमनिटी दी, वो भी उसी तरह वाजिबुल कत्ल है। अब आते हैं 18वीं तरमीम के ऊपर। जी हाँ, पहली बात है कि इस वक्त इमरान खान से की हुकूमत को कोई और मौजू मिल नहीं रहा, इसलिए शायद वो खोला हुआ है, क्योंकि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के बारे में कंफ्यूजन है वो शायद दुनिया में किसी और जगह इंसानी सेहत के मामले में इतनी कंफ्यूजन कभी नहीं हो सकती। मैं बहुत हैरान हूँ, उसकी मुझे बुनियादी वजह मैं चीख इसलिए रहा हूँ कि मैं कम अज़ कम 3-3.25 साल जो है पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के हेल्थ डिपार्टमेंट और इस्लामाबाद में फेडरल हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर रहा हूँ, और मुझे पता है कि डॉक्टर्स क्या सोच रहे हैं, नर्सें क्या सोच रही हैं, पैरामेडिकल स्टाफ क्या सोच रहा है। उनको पता चल रहा है कि उनके ऊपर हव्वे उठ रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि ये बीमारी कहाँ लेके चली जाएगी। हम आज तक पाकिस्तान के इमरान खान का पीटीआई हो या कोई और पार्टी हो, आज तक आपस में एक दूसरे में सास बहू की लड़ाई से बाहर नहीं निकल सके। एक कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, इनको ना इसकी संजीदगी का एहसास है, इनके घरों तक जब तक कोरोना नहीं पहुंचता ये कभी भी इकट्ठे नहीं बैठेंगे। तो इस वक्त सोचने की बात नहीं। बाकी 18वीं तरमीम के बारे में मैं खुल के बहुत लंबी बात कर सकता हूँ कि किस किस मफाद के तहत बनाई गई, क्यों बनाई गई, इस पर बात करते हैं। बिल्कुल सही, एक तरमीम नहीं है पाकिस्तान के इस पर बात करते हैं जरा, क्यों बनाई जी। जी जी कहते हैं, एक फिक्र सुने, पाकिस्तान के कम से कम 180 तरमीमें हैं। ये पाकिस्तान के भुट्टो के आइन का हुलिया बिगाड़ा गया है। शौर्या साहब, अभी शर्मिला साहबा कह रही थी कि वफाक सियासत कर रहा है सूबों के साथ कोरोना जैसे मामले पर, जो कि बहुत अफसोसनाक है। लेकिन अभी हम बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, बिलावल साहब ने ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को रिज़ाइन कर देना चाहिए क्योंकि वो हेल्थ के मामले में सूबों की मदद नहीं कर पा रहे। अब फिरदौस नकवी साहब कह रहे हैं कि हेल्थ तो एक सूबाई सब्जेक्ट है 18वीं तरमीम के बाद, तो वो वफाक से मदद क्यों मांग रहे हैं जबकि उनके पास बजट में भी इस सिलसिले में पैसे मौजूद हैं, उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है। तो सियासत तो सूबे कर रहे हैं, तो कौन सियासत कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? औरिया साहब देखें, रज़ा रब्बानी साहब ने बाकायदा लुड्डी डालते हुए ये कहा था कि हमने जनाब तमाम डिवॉल्व कर दिया है, अब हमने कंकरेंट लिस्ट ख़त्म कर दी है, अब हम सेहत भी सूबों के पास, तालीम भी सूबों के पास, जैसा हम निसाब चाहेंगे बनाएंगे। रोते किस बात के हो भाई, रोते किस बात का फिर इस इश्यू के ऊपर? आपने, मैं आपका बात बताऊं, इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर हुआ क्या है, इनको अब एहसास हुआ है कि सिंध अलहदा पाकिस्तान से नहीं रह सकता, ना पंजाब पाकिस्तान से अलग रह सकता है, ना। अगर ये एहसास हुआ है और ये साहब, तो फिर तो ये 18वीं तरमीम में नजरसानी पर मुखालफत नहीं करनी चाहिए। अगर ये एहसास हो गया सिंध को, तो आप ये
इन्होंने 4 सल्तनतें बना दी थी मुकम्मल तौर पर। आप सोच सकते हैं कि पूरी इसका नुकसान क्या हुआ है। इसका नुकसान ये हुआ है कि एक बंदा जो है, बंदा आम आदमी को नुकसान हुआ है। जो अमीर आदमी है ना, मेरा बच्चा है, शर्मिला फारूकी का बच्चा है, उसका बच्चा है, वो पढ़ता है बीकन हाउस में, उसका सिलेबस नहीं बदलता, वो पेशावर में भी वही पढ़ता है, वो लेवल कराची में भी वही पढ़ता है, वो लाहौर में भी वही पढ़ता है। जो गरीब आदमी का बच्चा है वो अगर ट्रांसफर हो जाए, सिंध में कोई और सिलेबस पढ़ता है, लाहौर में कुछ और पढ़ता है, पेशावर में कुछ और पढ़ता है, कोयटे में कुछ और पढ़ता है। अच्छा, हेल्थ का मसला है, मेरा बच्चा, अमीर आदमी का बच्चा, MNA का बच्चा, उसका अस्पताल प्राइवेट में स्थिर है, वो एक तरह के अस्पताल से जाके इलाज कराता है, उसको पता है यहाँ ये फैसिलिटीज है, उसको पता है आज मैं लाहौर के डॉक्टर अस्पताल से उठूंगा तो कल मैं कराची के किसी और अस्पताल में चले जाऊंगा। इनका प्राइवेट हेल्थ इनके हाथ में गई है, इनका गरीब आदमी का आदमी रुल गया है। मसला सारा ये है कि आपने 4 बुनियादी तौर पर तकसीम कर दिया पूरे मुल्क को और गरीब आदमी को तकसीम किया। आपका बच्चा तो जाके पढ़ा था ईटन में, जाके इंग्लैंड में, आपकी औलादें तो जाके पढ़ जाती हैं अमेरिका में और यूनिवर्सिटियों में, और मेरे बच्चे को, गरीब आदमी के बच्चे को तुमने सत्यानाश कर दिया है। उसको ये नहीं पढ़ता कि आज मैं सिंधी पढ़ूंगा या मैं आज पश्तो पढ़ूंगा या पश्तो बलोची पढ़ूंगा या कुछ और पढ़ूंगा, आज मैं किसकी तारीख पढ़ूंगा। हालांकि मैं एक बात बताऊं, मैं डायरेक्टर जनरल था उस वक्त, मैं आसार कदीमा का, मैंने कहा ये ना करें। दुनिया पूरी में आसार कदीमा कौमों का वर्षा होता है, इन्होंने उठा के आसार कदीमा प्रोविंस को दी, मंजू दाड़ू तबाह कर दिया। क्यों किया आपके ख्याल में ये? किस सोच के तहत किया और ये क्यों किया गया आपके ख्याल में? मुझे ये, मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता हूं, मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन बुनियादी तौर पर इन्होंने ये देखे, मेरी बात सुने, आज पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है कि जिसके बारे में ये तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है इसको तोड़ो कोई मसला नहीं, लेकिन सूबा तोड़ो तो हम जान दे देंगे। यार सूबा तुम्हें कुरान से लेकर अंग्रेज ने बाउंड्री खींची हुई है। ये सिंध की बाउंड्री किसने खींची हुई है? लॉर्ड नेपियर ने बनाई हुई है। पंजाब की बाउंड्री किसने खींची हुई है? लॉर्ड नॉरिस ने बनाई हुई है। बलूचिस्तान की बाउंड्री किसने बनाई हुई है? संडेमन ने बनाई हुई है। KPK की बाउंड्री, और तुम अंग्रेज की बाउंड्रियों के ऊपर खून बहाते हो। बिल्कुल। औरिया साहब, मुझे ये बता दीजिएगा कि वेंटिलेटर खरीदना पिछले 10 साल में या 15 साल में तो सुबह ने खरीदने थे ना, आम हालात के लिए भी, ये ज़रूरी नहीं है कोरोना आना था तो वेंटिलेटर्स तो वैसे भी अस्पतालों के पास होने चाहिए थे, नॉर्मल रूटीन की ज़रूरत से भी कम है। तो आज मांगना तो इसका मतलब है कि सुबह को अपना हिसाब भी तो देना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया। देखिए मेरी बात सुने, मैं बात ख़त्म करता हूँ। पाकिस्तान के 70 साल की तारीख में 2 मॉडल हैं, 1947 से लेकर 1957 तक और 2010 से लेकर 2020 तक। एक है अवार्ड मॉडल जिसमें पाकिस्तान स्क्रैच से शुरू हुआ था, एक आना उसके पास नहीं था, और इस 10 सालों के अंदर दुनिया के नक्शे पर एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन के उठ गया था, और वो उस वक्त हुआ था जब फेडरेशन मजबूत थी। एक ये है 2010 से लेकर अब तक पाकिस्तान जिल्लत और रुसवाई की गहराई में गिरा है, पाकिस्तान के वसाइल तबाह हुए हैं, पाकिस्तान का सत्यानाश हुआ है, और आज ये वेंटिलेटर मांगने के रो रहे हैं। आप अंदाजा करें, क्या न्यूयॉर्क का बंदा जो है, बातें करते हैं पेंडेमिक वहाँ है, क्या वहाँ पर न्यूयॉर्क का बंदा जब बाकी जो है वो ट्रंप से मांगता है मुझे वेंटिलेटर लेके दो? वो खुद अपने आप को रिसोर्सेज जनरेट करता है। आपके फ्रंट ऑफिस आपको देने में, पूरे सिंध के अंदर जो 2 अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल, वो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, JPMC, NSCBD, मैं उनको खुद इंचार्ज रहा हूं उन अस्पतालों का। आपकी कंट्रीब्यूशंस क्या है बाकी जगहों के अंदर? बाकी जगह भी हेल्थ की सिंपल सी बात है, लड़ने दड़ने की बात नहीं है। इस वक्त आज पेंडेमिक आपको सिखा रही है कि इंसान बन जाओ, वरना मारे जाओगे, इस तरह मारे जाओगे कि लाशें बिखरी होंगी। 18वीं तरमीम पर बात होनी चाहिए, इस वक्त भी हो सकती है, और 18वीं तरमीम की वजह से मुल्क को मजमूई तौर पर नुकसान हुआ है। बाकी तीनों मेहमान इस पर कन्विंस हैं। शर्मिला साहबा, पहले मुझे ये बताइए, जैसे औरिया साहब ने कहा कि कोई सहीफा आसमानी तो है नहीं कि इस पर बात ना हो सके, इतना सख्त मौक़िफ़ शेरी रहमान साहबा का मैं बयान पढ़ा था, वो कहती हैं 18वीं तरमीम का कोई एक लफ्ज़ तब्दील नहीं हो सकता, इस पर ना बात हुई है ना बात हो सकती है। इतना सख्त मौक़िफ़ क्यों है? अगर एक तजर्बा अच्छी नीयत के साथ भी किया गया, एक तरमीम अच्छी नीयत के साथ भी की गई और उसमें कुछ शोबों में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तो बैठकर बातचीत करने में तो कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है फिर भी आप इसी नतीजे पर पहुंचे कि तब्दीली नहीं होनी चाहिए, लेकिन बातचीत करने में हर्ज क्या है? जी शुक्रिया। देखिए, मैंने अभी आपके मौजूद मेहमान गिरामी की गुफ्तगू सुनी, मेरे ख्याल से वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन इस वक्त जो आप हालात और मामला देख रहे हैं मुल्क में कोरोना वायरस के हवाले से, इस वक्त तो बिल्कुल भी मेरे ख्याल है किसी और को ये बात सोचनी ही नहीं चाहिए सिवाय इसके कि हम किस तरीके से लोगों की जानें इस वबा से बचाएं।
किस तरीके से उन लोगों तक रोजगार पहुंचाएं जो इस लॉकडाउन और इस वायरस की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। इस वक्त हर हुकूमत का दुनिया भर में आप ले लें, कहीं और किसी भी आईनी शिक पे या किसी और मामले पे डिबेट हो ही नहीं रही है। दुनिया के 180 ममालिक 190 ममालिक ले लें जो आज इस वबा से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, सियासत हो रही है, इस वबा पे भी सियासत हो रही है, फिर आटे चीनी के ऊपर भी सियासत हो रही है। कौन सियासत कर रहा है जी? सूबे कर रहे हैं, वफाक कर रहा है, या सूबे वफाक के साथ कर रहे हैं? वफाक कर रहा है। ये सारी चीजें वफाक की जानिब से आ रही हैं, क्योंकि वफाक इस वबा के मामले में हर जगह पर उन्होंने एक ऐसे मामला खड़े कर दिए हैं जिससे ये वबा पूरे मुल्क में फैलती जा रही है। ताफ्तान के मामले को मिस हैंडल किया गया, तबलीगी जमात के मामले को मिस हैंडल किया गया, और जो एक मिक्स्ड मैसेजेस जो वफाक की जानिब से आ रहे हैं, लॉकडाउन होना चाहिए, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लोगों को वबा से मरना चाहिए या खुदा न खासा लोगों को भूख से मरना चाहिए, ये तो मवाजना ही नहीं होना चाहिए। रियासत का काम ये है कि आप वबा से भी बचाएं, बीमारी से भी बचाएं और आप भूख से भी बचाएं। इस वक्त तो फोकस ये होना चाहिए कि जब आप इस वबा से निकलेंगे तो आप दुनिया भर एक ग्लोबल रिसेशन की जानिब जाएगी। आपने लोगों के पास रोजगार कैसे पहुंचाना है, रोजगार के मौके कैसे देने, आपकी तो सारी फोकस इस पे होनी चाहिए। इस वक्त आपकी फोकस ये होनी चाहिए कि आप अपने फ्रंट लाइन डिफेंडर्स जो आपके डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, जो चिल्ला रहे हैं, हर सूबे में चिल्ला रहे हैं, जो इस वबा से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना दे रहे हैं, उनको किस तरीके से बचाना है, उनकी हिफाजत किस तरीके से करनी है, लोगों की हिफाजत किस तरीके से करनी है। आपके अस्पतालों में वो कैपेसिटी नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पर उनका इलाज कर सकें, आपका हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। लेकिन मसला इसमें शर्मिला साहबा एक प्रॉब्लम ये है ना कि जब एनएफसी अवार्ड के थ्रू पैसे सूबों को दे दिए जाते हैं, आपने अमली इक़दाम उठाने हैं। शर्मिला साहबा मगर चले एक सेकंड तो इशू है, और चले 18वीं तरमीम के ऊपर आ जाते हैं कि 18वीं तरमीम के ऊपर क्यों डिस्कशन नहीं हो रही? क्योंकि 18वीं तरमीम के ऊपर डिस्कशन हो चुकी, 18वीं तरमीम के ऊपर एट लेंथ डिस्कशन हो चुकी है। तमाम जमातों के नुमाइंदे उस पार्लिमानी पार्टी के अंदर थे जिसके अंदर ये तरामीम को डिस्कस किया गया। उसके बाद जब ये तरामीम असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आई गई तो उसके ऊपर वोटिंग की गई। अब जहां तक बात ये की गई कि जनाब की जिस एजुकेशन जो है उसको डिवॉल्व कर दिया गया, सूबों के पास कैपेसिटी नहीं है, तो सूबों की कैपेसिटी बढ़ाने में वफाक मदद करे। क्या सारी उम्र वफाक सूबों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वफाक का नुक्ता नजर मगर ये है शर्मिला साहबा कि हमारे पास तो इतने पैसे भी सूबों को देने के बाद